बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद। Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. काफ़ी happening week रहा, काफ़ी matches हुए, but सबसे पहले of course आपको और आपकी families को बहुत बहुत नया साल मुबारक and wishing you the best of health and happiness in 2026. एंड इसी के साथ हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स 31st को मैचेस हुए, 1st को मैचेस हुए और कल रात को भी मैचेस हुए. तो द फुटबॉल नेवर स्टॉप्स डिस्पाइट व्हाटएवर द डेट इज़, व्हाटएवर द टाइम इज़, फुटबॉल कीप्स कंटिन्यूइंग. लेकिन जो एक बड़ी खबर सामने आई वो ये थी कि चेल्सी एंड एंजो मैरेस्का दे पार्टेड वेज एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ हुई कि अभी ऑब्वियसली चेल्सी के वो रिजल्ट रिसेंट पास्ट में नहीं थे, बट ये वही मैनेजर हैं जिन्होंने इनको कॉन्फ्रेंस लीग जिताई, उसके फ़ौरन बाद क्लब वर्ल्ड कप जितवाया, वो भी PSG को हरा के. सो इस पर हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो मिड वीक में प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं, एफकॉन के जो मैचेस हुए हैं और भी जो कुछ हुआ है वो सब आज के शो में डिस्कस होगा. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय लेफ्ट उस्मान मलिक सर, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? ऑल वेल? नए साल की सबको मुबारकबाद. लेकिन इतना बड़ा बॉम्बशेल जो है सुनने में आया है एंजो मैरेस्का का, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. और बिल्कुल ही वाज मैनेजर ऑफ द मंथ इन नवंबर और उसके बाद जाके जो है अब यही वाली बात है कि हु बिट्रेड हु. और इस टाइम पे चेल्सी का ये चेंज करना कुड बी अ ह्यूज फेलियर फॉर अ क्लब लाइक चेल्सी, जिन्होंने इन्होंने जो है वो जो उनकी काविशें हैं. दूसरी चीज़ है कि नए साल के साथ साथ हमने ये देखा है कि सिर्फ आर्सेनल और आर्सेनल फैंस जो है उनका नया साल बहुत ही सुकून से बहुत अच्छा गुजरा. एस्टन विला को थ्रैश किया, बाकी सारी टीम्स जो हैं ड्रॉ हुए, सारी 4 मैचेस ड्रॉ हुए. बिल्कुल, लिवरपूल ने लीड्स का ड्रॉ किया, सनडरलैंड, टॉप 7 जो उसके बाद की सारी टीम्स हैं सब ने पॉइंट्स लूज किए हैं. तो आई थिंक गुड न्यू ईयर फॉर आर्सेनल एंड देयर फैंस, बिकॉज अब पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ये गैप अगर बढ़ता है, क्योंकि स्क्वाड भी उनका जो है वो सारा दस्तियाब है. काई हैवर्ट्स भी वापस आ रहे हैं, बड़ा डीप स्क्वाड है. तो लग ये रहा है कि इस दफ़ा जो है आर्सेनल के सितारे गर्दिश में तो वो तो अच्छा नहीं हुआ ना फिर. नहीं, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि हर दफ़ा जो है वो बॉटल जो है वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह स्क्वाड की जो हेल्थ है. अब 4 पॉइंट का फर्क है, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैन सिटी ने अपना मैच ड्रॉ किया, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं. कैसे हैं आप? ठीक हैं? हौसले में हैं? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमिश. मतलब आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड, लीड्स और लिवरपूल का जो गेम था उसमें वंस अगेन अ ड्रॉ. ये रिवर्स फिक्सचर भी 2-2 ड्रॉ हुआ था, 2-2 था या 3-3 था आई थिंक. और अब वापस ये 0-0 हुआ है. टीके की एक पेनल्टी शॉट थी, इट वाजंट अवॉर्डेड. अदर देन दैट बैडेस्ट ऑफ द बैड बुलाया है गैरी नेविल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट वुल्व्स, बिकॉज दैट वाज आल्सो अ ड्रॉ, 0-0 ड्रॉ. और वुल्व्स अब नंबर 3 पे 1-1 ड्रॉ था. 1-1 ड्रॉ, सॉरी, इट वाज अ 1-1 ड्रॉ, बट 3 पॉइंट्स पे आ गई है. 11 पॉइंट्स का रिकॉर्ड है डार्बी काउंटी का, द लोवेस्ट एवर. तो रेस अभी भी लगी हुई है और उनका भी 11 कंसेक्यूटिव डिफीट्स का जो चल रहा था कंसेक्यूटिव, वो मामला भी रुक गया और अब ड्रॉ हो गया फाइनली. सो आई मीन एंड Amorim, आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू हिम, ही अगेन वेंट बैक टू हिज 3-4-3 फॉर्मेशन. वो 4-4-2 से वो 4-मैन डिफेंस से रिजल्ट आने लगे थे, थोड़े बहुत मीडिया में तारीफें होने लग गई थी उसकी. ने बोला कि भाई ऐसा क्यों. अगेन इट्स लाइक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड. न्यूकासल को हराया लेकिन वुल्व्स से ड्रॉ किया. अगेन कोई फायदा नहीं हुआ उसका. Other than that, Altimish, Brentford, Tottenham भी 0-0 ड्रॉ था. मतलब lot of 0-0 performances. Sunderland, Man City consecutive जो कल थे वो ड्रॉ थे. Exactly. तो वो मैंने कहा सबसे बड़ी खबर से आप स्टार्ट करेंगे, उस पर आप सब बात ही नहीं कर रहे. मैंने बोला उसके लिए तो भी फिर शो में आपने काफी टाइम असाइन किया हुआ है, उस पर तो हम डिटेल में अभी बात करेंगे ही. लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि मेरा शुरू से ही ख्याल है कि चेल्सी आर नॉट गोना फाइंड अ बेटर टैक्टिशियन देन मैरेस्का. देखिए, बार्सिलोना को हराना टैक्टिक्स की बेसिस पे, लुइस एनरिके PSG को टैक्टिक्स की बेसिस पे, आर्सेनल को भी मतलब वो ड्रॉ हुआ था वो. लेकिन मतलब बड़ी टीम्स को जो लिमिटेड स्क्वाड लिमिटेशंस के साथ जो चैलेंज किए ना चेल्सी ने, इट इज ऑल डाउन टू मैरेस्का. तो आई मीन हाईली अंडररेटेड मैनेजर एंड आई वुडंट बी सरप्राइज इनकी जो नेक्स्ट जॉब होगी इट इज गोइंग टू बी एट अ bigger club than Chelsea. I could see maybe Man City after Pep leaves, or maybe someplace in Europe, but that guy is so underrated. He deserves a lot of credit. और उसने क्या मांगा, मतलब वो अपने पर्सनल वेल्थ भी मांग रहा था. खैर भी डिटेल में भी मुझे मौका मिलेगा मैं और सारे लेते हैं कि पेप गार्डियोला कह रहा हूँ, लगते उन्हीं की तरह है. लेकिन एंजो मैरेस्का जो उनके लास्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उनकी जो मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उन्होंने उसमें क्या कहा. वेल, ही इज नो मोर विद चेल्सी, उनके साथ ही इज पार्टेड वेज. But let's give sending off to Enzo Maresca from Chelsea.
ये कुछ ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जो हमने जोड़ी हैं आपके लिए ताकि देख सकेंगे क्या क्या ओवर टाइम ये कहते रहे। द फर्स्ट वन वाज आफ्टर दे वन द क्लब वर्ल्ड कप। उसके बाद रीसेंट पास में उन्होंने कहा था जब चेल्सी को 2 डिफीट्स हुई थी एंड देन दे केम बैक टू विन दैट ये जो है द लास्ट 48 आवर्स वर द वर्स्ट इन हिज करियर। बट उन्होंने फैंस को बिल्कुल आड़े हाथों नहीं लिया, इशारा कहीं और ही था जहाँ से उनके जो मामला बिगड़े। बात ये की जा रही थी कि ही एंड द मेडिकल स्टाफ जो है दे वर नॉट सीइंग आई टू आई इन टर्म्स ऑफ कि कितना प्लेयर्स को खिलाना है नहीं खिलाना। उसके साथ साथ जो बोर्ड रूम लेवल के लोग वो इन्वॉल्व हो रहे हैं सिलेक्शन के अंदर और टीम स्क्वाड बिल्डिंग के अंदर भी। तो काफ़ी सारी खिचड़ी पक रही थी। ज़रा इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को, वो भी इस टाइम पे जाके। आप ही ने जैसे इंट्रो में कहा था कि नवंबर की मैनेजर ऑफ द मंथ है ये। बिल्कुल काफ़ी शॉकिंग था, कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इतना सब कुछ होगा। और एंजो डेफिनेटली ये खबरें तो थी कि जो है कुछ ओनर्स के साथ रिफ्ट है, और ओनर्स के साथ रिफ्ट हमने सिर्फ एंजो को नहीं देखा। अगर आप देखें पिछले 4 मैनेजर्स उन्होंने अपने टेन्योर में जो है वो चेंज किए, और टूकल के साथ भी यही इशू था। क्योंकि जो चेल्सी का जो सिस्टम है वो बेसिकली हमें पता है कि वो बोर्ड जो है वो प्लेयर्स जो है वो खरीदता है और फिर आगे जो है बेचता है और पैसे कमा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी की वो प्रायोरिटी नहीं है जो इब्राहिमोविच एरा के अंदर थी कि दे वांट टू विन एवरी ट्रॉफी। यहाँ पे लग ये रहा है कि प्लेयर्स को खरीदा जाए, उनको फिर आगे अच्छे पैसों में बेचा जाए, और शायद कोई एक आध कप जो है जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ बोर्ड की इंटरफेरेंस भी थी कि पेड्रो नेटो को इतना मौका ना दिया जाए, उसकी जगह इस्तेमाओ को इस्तेमाल किया जाए, और भी दीगर मामला थे। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि एंजो है वो उनकी 2 दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं मैनचेस्टर सिटी के डेलीगेट्स के साथ, और उस बुनियाद पे दे ओनरशिप दे थिंक दैट यू नो दे हैव बीन बिट्रेड दैट पर्टिकुलर वे। बट इट्स क्वाइट शॉकिंग क्योंकि इस वक्त चेल्सी 5वीं पोजीशन पे है, और इस टाइम पे आई मीन ख़ास तौर पे आधा सीज़न रहता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी मैनेजर, स्ट्रासबर्ग के जो मैनेजर हैं उनकी बात हो रही है, ये वही सिस्टम है चेल्सी का जैसे RB लाइप्जिग का एक मॉडल है कि मैनेजर्स जो हैं वो आते और जाते अपनी दूसरे सिस्टर का जो है क्लब के साथ जो है वो ये सारी चीज़ें करते हैं। और हमने देखा है आगे लोन पे भी प्लेयर्स वगैरह जो है वो चेल्सी देता है स्ट्रासबर्ग को। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो जो ये बातें हो रही हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं कि कोई इस वक्त कोई बड़ा मैनेजर जिडान या प्रॉब्ली द लाइक्स ऑफ कुछ जगह सुनने में क्लॉप की भी कोई बात हो रही है। बट आई थिंक नहीं चेल्सी का वो आई थिंक इस जो ओनरशिप है वो DNA ही नहीं है कि वो बड़े नामों के पीछे जाते हैं, वो बस बिल्कुल। एंड आई थिंक एंजो वाज अ वेरी गुड सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें कि 2 ट्रॉफीज जिता दी हैं और फिर उसके बाद टॉप 4 फिनिश आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। चेल्सी को वापस जो है अब इतने सारे मैचेस हैं, सिर्फ जनवरी में कोई 8 से 9 मैचेस हैं चेल्सी के, और जो अगला मैच भी आ रहा है आर्सेनल के साथ लीग कप का सेमीफाइनल है, फिर उसके अलावा अभी मैन सिटी के साथ है, फिर चैंपियंस लीग के मैचेस हैं। इस टाइम पे इस तरह का डिसीजन मैं ही समझता हूँ टुवर्ड्स द वेरी एंड अगर वो जाते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर चेल्सी। लेकिन आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी चेल्सी के लिए और फैंस के लिए। जी लतीफ, कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज़ को? अल्तमश ये कहानी शुरू वहाँ से होती है जब एंजो मैरेस्का ने, जो उनका एजेंट था, वो सुपर एजेंट की तरफ गया, जॉर्ज मेंडिस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अभी 2 महीने पहले, और कहा यह जा रहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद चेल्सी एक स्टिपुलेशन थी कि अगर वो किसी और क्लब के साथ बात करते हैं तो ही हैज़ टू इन्फॉर्म द क्लब बाय मैंडेटरी, मतलब कंपल्शन थी। सिटी से बात, बल्कि सिटी और यूवेंटस ने अप्रोच किया है। बिल्कुल, सिटी और यूवेंटस ने अप्रोच किया। अक्टूबर में पहले यूवेंटस ने किया था, पर नवंबर में सिटी ने किया था। तो ये सारी बातें थी। अच्छा, और फिर उसके बाद एंजो मैरेस्का ने आगे यही रखा अपने एजेंट के थ्रू कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्लब से बात ना करूं तो ठीक है, आप मेरी जो सैलरी है वो बढ़ा दें, नया कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दे दें और ये क्लॉज आप उसमें से हटा दें, तो मैं बात नहीं करूंगा। और बस सिंपल, फिर जो भी क्लब होगा वो आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करेगा अगर मुझे खरीदना या मुझे मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हो तो ये बात भी क्लब को, ज़ाहिर ओनर्स को हजम नहीं हुई कि भाई हम इसकी सैलरी क्यों बढ़ाएं इस वक्त, एंड ये क्लब बाकी क्लब से क्यों बात कर रहा है। ये मतलब ये एक वो था, मतलब एक अना का मसला भी था कि 100% एक सिर्फ स्पोर्टिंग रीजंस नहीं थे।
मतलब ये सारे बिलियनर्स हैं, अल्टीमेटली दे हैव गॉट बिग ईगोज, राइट? मतलब ये दे डोंट, इट्स ऑलवेज देयर वे और द हाईवे। ये अब्रामोविच के ज़माने में भी था और अब ये जो बाकी ओनरशिप मॉडल है ये लोग भी इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा डिसएग्रीमेंट था क्लब और एंजो के बीच में वो ये था कि जो स्पोर्टिंग जो मेडिकल डिपार्टमेंट था वो कई जगहों पे ओवररूल करता था और उसकी बात माननी कंपलसरी थी एंजो के लिए। फॉर एग्जांपल कि रीस जेम्स की जो मिनट्स हैं कि उसको किस तरीके से बेड इन करना है, कोल पामर की मिनट्स हो गया और रीस जेम्स बैक टू बैक गेम स्टार्ट नहीं करेगा। अच्छा, वो जो कोट आया था मीडिया के अंदर आफ्टर द बॉर्नमथ गेम, जहां पे उन्होंने कहा दिस हैज बीन द आफ्टर एवर्टन गेम, सॉरी, वर्स्ट 48 आवर्स ऑफ माय करियर। तो वो यही बात थी कि उस मैच के अंदर रीस जेम्स को स्टार्ट नहीं करने दिया था मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो और वो ये चाह रहे थे कि जो क्लब है वो एंजो का साथ दें बजाय इसके मेडिकल डिपार्टमेंट का साथ दें। लेकिन भाई जाहिर है क्लब ने अपना एसेट प्रोटेक्ट करना है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट का साथ दे रहे थे। तो ये एक डिसएग्रीमेंट था। प्लस ट्रांसफर मार्केट के अंदर भी डिसएग्रीमेंट था। जब समर में उन्होंने कहा कि भाई आई नीड एन एक्सपीरियंस सेंटर बैक, तो क्लब ने उनका साथ नहीं दिया। क्लब ने बोला भाई इतने सारे सेंटर बैक हमने रखे हुए, आप वो खिलाएं। एंड ही वाज प्रूव करेक्ट मरेस्का, बिकॉज द रिमेनिंग सेंटर बैक्स आर जस्ट नॉट गुड इनफ। लास्ट सीजन में जब दिसंबर में नवंबर में जब टीम डिरेल हुई थी तो इंजरी क्राइसिस आ गई थी सेंट्रल डिफेंस के अंदर। इस सीजन भी यही हुआ, कॉलवेल आउट हुआ, उसके बाद फोफाना इंजरी से वापस आते हैं लेकिन ही आल्सो कैन नॉट स्टार्ट बैक टू बैक गेम्स। रीस जेम्स बैक टू बैक गेम्स स्टार्ट नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द सेंटर बैक्स आर पुअर। तो मरेस्का तो ब्लेम किया ही नहीं जा सकता था। अगर मैं समझता हूं लीग पोजीशन के लिए या परफॉर्मेंसेस के लिए किसी को ब्लेम करना था, इट हैज टू बी द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, इट हैज टू बी द पीपल अबव एंजो मरेस्का, जिन्होंने ये डिसीजंस लिए, जिन्होंने कोच को बैक नहीं किया, जिन्होंने एक्सपीरियंस नंबर 9 जो जरूरत थी टीम की वो नहीं एड्रेस किए मामला। तो मरेस्का तो इन हालात में जितना बेस्ट पॉसिबल कर सकता था वो कर रहा था मेरे हिसाब से। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दे आर स्टिल नंबर 5 अल्टीमेट, टॉप 4 में तो अभी भी फिनिश कर ही सकते ना। अभी भी 4 कॉम्पिटिशंस के अंदर हैं, चैंपियन लीग के अंदर भी हैं, कोई किसी कॉम्पिटिशन से आउट नहीं हुए। तो ऐसी क्या कयामत आ गई थी? तो इट इज नॉट द स्पोर्टिंग रीजंस। हालांकि मैं मानता हूं पिछली 7 गेम्स में देयर वर जस्ट 2 wins, one win in last 7 matches, one in last 7 matches, but even then they were sporting wise problem नहीं थी। it is reasons other than sporting जिसकी वजह से ये एक जो टसल था, एक ये जो रिफ्ट क्रिएट हुई है ये बढ़ती चली गई और फिर ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये कंटिन्यू नहीं कर सके। To wrap this up, do you feel that it's going to be the Strasbourg manager जो ऑलरेडी चेल्सी की होल्डिंग कंपनी उस क्लब को भी चला रही है वही होंगे या आपको कोई और इसमें नजर आ रहा है? अल्टीमेट बात सारी है कि लियाम रोजनियर जो है उनकी सीवी ये है कि भाई ही इज गुड विद यंगस्टर्स। तो बस यही है कि ही इज गुड विद यंगस्टर्स, ही इंप्रूव्स यंगस्टर्स। और इसका एग्जांपल देखा है कि इमानुएल एमेगा हो गए जो अभी चेल्सी में आने ही वाले हैं, प्लस आंड्रे सैंटोस के साथ भी वो काम कर चुके हैं। बेन चिलवेल ने कह दिया ना ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एग्जैक्टली, बिकॉज ही उसकी बैन मैनेजमेंट और गेम इंप्रूव करना। तो ये देखिए चेल्सी ने उसको स्ट्रासबर्ग में तभी असाइन किया था वो रोल क्योंकि वो देख रहे थे कि फ्यूचर में उसी ने मतलब फार्म जैसे ना मतलब प्रमोशन होती है ना आपकी एक क्लब से बड़े क्लब, तो उन्होंने इवेंचुअली आना था लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी उनको आना पड़ जाएगा। I think he's more like a yes man also क्योंकि अगर 100%. आप भी देखें जब कोल पामा को सब्स्टिट्यूट किया बोर्नमथ वाले मैच में तो उसमें जो इवन फैंस हैं they also turned against Maresca. Yes. They were लेकिन बेचारे फैंस को ये नहीं पता था कि इट्स नॉट मरेस्का's डिसीजन। वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि भाई इतने मिनट से ज्यादा आपने नहीं देनी है कोल पामा को। Certainly a divide seems like it. बिल्कुल पूरी चीज खुल के सामने डेफिनेटली आई है। चलें जी इसको आगे बात करते रहेंगे एंड लेट्स सी हु द नेक्स्ट मैनेजर इज। इनफैक्ट जिस वक्त आप ये शो देख रहे हैं टिल दैट टाइम जो नए उनके मैनेजर हैं वो अपॉइंट नहीं हुए, अगर हो जाएं तो फिर जारी बात है ये बात आउटडेट हो चुकी होगी। बट अब तक सिर्फ चल मैं कोई जी कुछ कह रहे थे मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी क्योंकि अच्छा दूसरा नाम जो लिंक हो रहे हैं ना जैसे शावी हो गया या यर्गन क्लॉप, ये तो बेवकूफी की बात है। कोई एक्सपीरियंस मैनेजर कोई टॉप मैनेजर नहीं आएगा बिकॉज इस मॉडल के अंदर इनको यस मैन ही चाहिए। इनको वही बंदा चाहिए कि जो इन एक्सपीरियंस जो मतलब खुद इतना अभी यंग एंड अपकमिंग बंदा हो जो प्लेयर्स के साथ इस मॉडल में खुद भी ग्रो करे। जैसे एंजो मरेस्का ने ग्रो किया, इतना जल्दी ग्रो किया कि वो आउट ग्रो कर गया क्लब को। तो छोटा मैनेजर ही होगा कोई मतलब। अब चलते हैं अफकॉन की जानिब और अफकॉन में जो है इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्री क्वार्टर फाइनल्स तक, लेकिन काफ़ी उधर से भी बड़े मज़े के विजुअल्स आ रहे हैं, मज़े की स्पोर्टिंग हाइलाइट्स आ रही हैं और स्टोरीज भी आ रही हैं। गबॉन अगेन अ कंट्री जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया फॉर द प्री क्वार्टर फाइनल्स और जैसे वो अपने वापस घर पहुंचे तो उनकी गवर्नमेंट ने जो है उनकी टीम को सस्पेंड कर दिया, उनके जो टैलिस्मैन है ओबामायांग उन पर बैन लगा दिया और कोच को जो है फारिग कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि अफकॉन में जब टीम वापस घर गई हो तो उनके साथ तो उनकी गवर्नमेंट ने उनको बैन लगाया। और ये अक्सर हम देखते रहते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ करती हैं टिल फीफा कम्स हार्ड एंड सेज कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होगी।
यहाँ पे कैमरून से हारते हैं और मोज़म्बिक से हारते हैं और इस वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते और हैं। बिल्कुल जो आखिरी मैच था इनका आइवरी कोस्ट के साथ, उसमें भी 3-2 का रिजल्ट था जिसकी वजह से बाहर हो गए। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अफ्रीका में हमने कई दफ़ा देखा है ये बैन्स देखें, और ओबामेयांग डेफिनेटली उनके लिए भी एक, क्योंकि एक वो तो मैच में थे भी नहीं, वो तो जा चुके थे वापस अपने क्लब में, बिल्कुल उनकी इंजरी हो गई उनको थी। बेसिकली सस्पेंड किया था, सुनने में यही आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो इसका हिस्सा नहीं रह सके। लेकिन अगर देखा जाए गैबॉन का जो आइवरी कोस्ट से मैच था, इनिशियल शुरू में गोल जो है वो गैबॉन की तरफ से आता है, लेकिन 3-2 की स्कोर लाइन से आइवरी कोस्ट बिल्कुल हराया और इनको बाहर किया है। और आई थिंक ये सेटबैक्स देखने को हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो थोड़े से सरप्राइजिंग होते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की, घाना जैसा कंट्री है वो क्वालिफाई नहीं कर सका एफकॉन के लिए, तो थिंग्स आर अब तो जो नॉकआउट स्टेजेस हैं डेफिनेटली उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी टीम्स हैव गॉन देयर, बट उससे पहले एक और बड़ी मजे की एक विजुअल सामने आई, बट आप कुछ कहना चाहेंगे गबॉन के बारे में एंड द गवर्नमेंट सस्पेंडिंग देम? दिस इज टिपिकल अफ्रीका फॉर यू, मतलब इस किस्म की चीज़ें देखने को हमेशा मिलती हैं। एंड इट इज़ गुड दैट फीफा की ये रेगुलेशन है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगी तो फीफा आपको बाहर कर देगा अपनी टूर्नामेंट से और सस्पेंड कर देगा आपको, विच इज़ राइट। आई मीन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एटलीस्ट फुटबॉल में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राइट बिफोर द प्री क्वार्टर फाइनल्स एक मैच हुआ जिसके अंदर एक सुपर फैन थे जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि वो 90 मिनट्स तक एज अ स्टैचू बन के खड़े रहे, एक सेकंड वो ना हिले, ना उन्होंने पलक झपकी, और दुनिया में भर में वो वायरल हो गए। इस तरह उनको देखते हैं और एंजॉय करते हैं किस तरह से यहाँ एफकॉन के अंदर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अमेजिंग स्टफ। पैट्रिस लम्बूमा इनका नाम है। 90 मिनट्स तक जो हैं वो इसी तरह से उन्होंने स्टैचू बन के खड़े रहे, एंड इतने मज़े के नज़ारे आते हैं एफकॉन में, और फिर ऐसी हेडलाइंस आती हैं गवर्नमेंट अपनी टीमों पे बैंड लगा रही है, और हर किस्म की चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफकॉन में। जी बिल्कुल, ये एक आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट। या डेफिनेटली आई थिंक अफ्रीकन फुटबॉल काफ़ी पैशनेट और इंटेंस फुटबॉल है, एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट द फुटबॉल आल्सो। बट ये जो फैन है इनको देख के वाकई अब कोई ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल हिले नहीं, बिल्कुल फ्रीज एक ही पोजीशन पे वो रहे, और आई थिंक दैट्स अमेजिंग। और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो फुटबॉल को और बेहतर और स्पाइस अप कर देती हैं। डेफिनेटली एफकॉन इज वेरी कलरफुल एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले पे ये मौजूद होंगे वहाँ। बिल्कुल अर्थमिश, काफ़ी स्टोरीज आ रही हैं सामने। कुछ स्टोरीज में डिस्कस कर भी सकते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी है जो शायद हमें ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये सिर्फ एफकॉन में ही हो सकता है। लेकिन जो प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज सेट हो चुका है एफकॉन के अंदर, उस पर नजर डालते हैं। अल्जीरिया का मैच होगा कोट डिवोर से, विच इज आइवरी कोस्ट। नाइजीरिया खेलेगी मोज़म्बिक से। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका विल पे कैमरून, दिस शुड बी अ गुड मैच। एंड मोरक्को एंड टैंजानिया का मैच होगा, दैट शुड बी अ वेरी गुड मैच एज वेल। एंड माली इज गोना प्ले ट्यूनीसिया। सेनेगल का मैच होगा सूडान से। इजिप्ट बेनिन के साथ होगा, एंड कोट डिवोर वर्सेस बुर्किना फासो। अल्जीरिया वर्सेस कांगो, दिस शुड बी अ वेरी गुड मैच एज वेल। बिकॉज अल्टीमेटली इसकी कॉन्टेशन ये है कि अगर कॉन्गो ये मैच जीतता है और अगर क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया से खेलता है, तो बिकॉज ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अंदर नाइजीरिया ने कंप्लेंट लॉन्च की भी कॉन्गो के अगेंस्ट को इनएलिजिबल प्लेयर्स को फील्ड करते हुए। उसमें एलेक्स ट्वांजीबी एक लड़का थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहले रह चुके, तो बड़ा आपस में रिफ्ट चल रहा है इस वक्त दोनों का। एंड कॉन्गो ने ही इनफैक्ट नाइजीरिया को बाहर किया था वर्ल्ड कप से। चलें, ज़बरदस्त। ये जो है इस वक्त प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज है, और फोर्थ से जो है थर्ड से इनके मैचेस शुरू हो जाएंगे, एंड वी विल कीप एन आई ऑन इट एज वेल, एंड हम जो है उनको कवर करते रहेंगे। एक और अच्छी खबर ये है कि फुटबॉलिंग लेजेंड, मॉडर्न डे ग्रेट एंड लिविंग लेजेंड रॉबर्टो कार्लोस, वो जो है उनकी सर्जरी हुई है, एंड उन्होंने खुद ने ये बात क्लैरिफाई कर दी कि उनको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था, क्योंकि रूमर्स यही थे कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। उस पर उन्होंने जो है अपना खुल के सामने वो आ गए, बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट अ प्रिवेंटिव केयर सर्जरी। और इस बहाने हमें एक मौका मिल गया कि हम उनके जो है शानदार गोल्स थे उनको फिर से देख सकें और उनको हम एंजॉय कर सकें। Well, soon Roberto Carlos, there can only be one, and I think जब से ये गए हैं ऐसी कोई रिप्लेसमेंट आई नहीं है जो ऐसे गोल्स करती हो। हमें तो एक गोल याद है वैसे फ्रांस, बन के लगता है सारे गोल ही इनके ऐसे ही थे। क्या कहेंगे? There's no one else like him. For a reason, और जिस तरह से वो भागते हुए आते थे, इतना लंबा रन अप लेके, और फिर जो पावर और परसिस्टेंस उनके शॉट में थी, और फिर जैसे वो कर्ल बॉल की डायरेक्शन चेंज हवा में करते थे, ये तो मुझे लग रहा है कि स्विंग ऑफ सुल्तान
वाली कोई उनके पास एट्रीब्यूट है, बिल्कुल दैट वाज अमेजिंग, ऐसे किसी को नहीं देखा और सारे आउटरेजियस स्ट्राइक्स थे। और ज़्यादातर हमें बॉक्स के अंदर जो है वो उनके कम हमें गोल्स देखने को मिले, सारे आउटसाइड द बॉक्स जो है वो उनकी स्ट्राइक्स थे outrageous. I don't think so there will be anyone like him as like especially जो free kicks और left back position पे और बेहतरीन डिफेंडर और I think he's a living legend. बिल्कुल, and Altamash he won it all as well, right? उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, उन्होंने ला लीगा ऑब्वियसली 4 दफा रियल मैड्रिड के साथ जीती, प्लस बलॉन डोर, प्लस फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड, मतलब he won everything, individual awards as well as team awards, an absolute goat, I think with the best fullback ever, no question about it, इसमें there is hardly any room for debate. उसके अलावा अल्तमश इनका एक इंटरव्यू मुझे याद है, मैंने सुना था कि वो रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपकी टेक्निक क्या है, अपनी टेक्निक के बारे में बताएं, जो आप ये फ्री किक्स लेते हैं तो क्या करते क्या डिफरेंट आप, तो उसने एक सिंपल सी बात से बोला, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड हिट द बॉल एज हार्ड एज आई कैन। देयर इज नो टेक्निक, इट्स ऑल नेचुरल, मतलब ये जो स्विंग, बनाना स्विंग जिसे हम कहते हैं, वो जनरेट जो करते हैं ये इनके पैर के अंदर नेचुरल चीज़ है, मतलब आई डोंट नो हाउ ही डज इट बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली आउटरेजियस, मतलब ये इस टाइप की चीज़ें, जैसे उस्मान ने बताया क्रिकेट में हम वसीम अकरम को देखा करते थे, मतलब इस टाइप की स्विंग, और अब फुटबॉल के अंदर रोबर्टो कार्लोस था, ये बनाना स्विंग, ये आजकल तो खैर ऑब्सोल्यूट स्किल ऐसी चीज़ देखने को मिलती ही नहीं है। अब वो छोटे छोटे कर्लर्स अभी वो लोग मार रहे होते हैं, हम उसी में देख के इतना खुश हो जाते हैं, भाई इससे पहले लोगों ने इतने बड़े बड़े को हम जो है ना वो उसको गोल ऑफ द सीजन हम इतनी हाइप दे रहे हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं, वॉल के ऊपर से नीचे आई है, बिल्कुल ये तो प्रॉपर चीज थी। इस हाईलाइट रील में एक उनका ये वाला गोल नहीं था जिन्होंने साइड क्या कहते हैं रिवर्स स्विंग, नहीं वो तो वो कर ही रहे थे, आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग अ ब्रेन फ्रीज राइट नाउ, उन्होंने जो है कॉर्नर किक से उन्होंने गोल किया था, ओलंपिको कॉर्नर किक से उन्होंने गोल किया था, एंड सब देखते रह गए कि हुआ क्या है, nobody expected the ball to curl so much into the goal. Exactly, that's what he exactly. did. That is only Roberto Carlos who can pull it off. अभी उन्होंने कहा कि preventive heart procedure इन्होंने undergo किया, अभी तो it's nothing serious. Let's hope so he'll be in the best of health. But the Roberto Carlos, the player, no one like him. Absolutely. चलें जी, अब आ जाते हैं प्रीमियर लीग के ऊपर, इस midweek जो matches हुए, and of course टॉप 2 की रेस जारी है, लेकिन पेप गार्डियोला ने कह दिया है कि इट्स एक्चुअली ये रेस, क्योंकि उन्होंने जो है पॉइंट्स ड्रॉप किए। आर्सेनल ने जो है अपना कह सकते हैं जो बोगी टीम उनके लिए बनी हुई थी एस्टन विला, दिस टाइम दे केम टू देयर होम टू द एमिरेट्स एंड काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन फिर द फ्लड गेट्स ओपन एंड आर्सेनल ने एस्टन विला को 4-1 से शिकस्त दी। नज़र डालते हैं इनकी हाईलाइट्स के ऊपर। कंसोलेशन गोल है बाय ओली वॉटकिंस फॉर एस्टन विला। फर्स्ट हाफ में भी इनको मौका मिला था गोल करने का, वो करते शायद डिफरेंट स्टोरी होती। यहाँ 4-1 से एस्टन विला हारता है प्लेइंग एट द एमिरेट्स वर्सेस आर्सेनल। आर्सेनल अपनी लीड फर्दर कंसोलिडेट करते हैं एट द टॉप ऑफ द टेबल एंड यहाँ पे हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि एस्टन विला जो है एक बेहतरीन एक रन ऑफ फॉर्म के साथ चल रहा था। 8 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग के उन्होंने मैचेस जीते थे, जिसको अब जो है जाके ब्रेक लगा है एंड गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल। उनके प्लेयर्स भी स्कोर कर रहे हैं, Jesus ने भी स्कोर कर दिया इस मैच के अंदर। कैसे देखते हैं आप? What a robust performance by Arsenal और उनकी पूरा स्क्वाड है, पूरी टीम है। जैसे पहले बात की थी कि पिछले साल they were suffering with injuries और जिसकी वजह से उनका सीजन डीरेल हुआ और फिर सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया, लेकिन इस सीजन उन्होंने सारे अपने जो है ना बेसिस को कवर किया हुआ है। और क्या कहने हैं, आई मीन अगर हम मिडफील्ड ड्यू की बात करें ओडेगार्ड और जुबिमेंडी की, ओडेगार्ड की जो सर्विस है, जुबिमेंडी हमें कितना बॉक्स के अंदर दोनों हमें नज़र आते हैं, यानी कि अपने फाइनल थर्ड बॉक्स के अंदर हमें नज़र आते हैं और उनकी पोजीशनिंग भी हमने देखी। पहला गोल आता है गैब्रियल का, आई थिंक द मोस्ट डेंजरस प्लेयर एरियल प्रोविस के हिसाब से देखा जाए, और सबसे ज़्यादा गोल भी एज ए सेंट्रल डिफेंडर उन्होंने स्कोर किए हैं। उनकी वापसी होती है, ये तो पता था कि कॉर्नर से एक गोल तो आर्सेनल का आना ही आना है। और उसके बाद जो है मैं एक प्लेयर की बात करूंगा ट्रोसार्ड की, आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं वो, और इस सीज़न उनके 7 गोल हो चुके हैं विद न्यूमरस असिस्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे मार्टिनेली को उन्होंने बेंच किया हुआ है और हमें नज़र आता है कि वो जो है ज़्यादातर मैच स्टार्ट कर रहे हैं अब, जबकि शुरू में आई थिंक मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर अगर कहा जाए ट्रोसार्ड ने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि हमें पता है आर्सेनल के पास एक पोजीशन पे 2 या 3 बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं और रिप्लेसमेंट्स हर जगह पे तैयार हैं। उसके बावजूद ट्रोसार्ड का स्टार्ट करना, गैब्रियल हमें पता है इंजरी का शिकार होते हैं, लेकिन वो उनकी हमने पिछले मैच में भी देखा कि उनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों वापस आ चुकी है और वो बेंच से उन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ योकेरेस
और काय हैवर्ट्स उनको वो compete कर रहे हैं as a number 9, वहाँ हीजूस ज़्यादा प्रिसाइज हमें नज़र आते हैं, और फिर उनका वो जिस तरह से उनका जो रन था और जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया है, दैट वाज फिनोमिनल. प्लेयर्स आर गेटिंग बैक इनटू फिटनेस के लेवल की बात की जाए, और आई थिंक एस्टन विला एक ऐसी टीम थी जो 8 कंसेक्यूटिव विंस के बाद ऐसे लग रहा था कि पिछले सीजन की तरह शायद आर्सेनल का सीजन दोबारा से डीरेल करे, लेकिन यहाँ पे उनको टोटली थ्रैश किया है. सारे पुराने बदले जो है आर्सेनल ने निकाले हैं एस्टन विला से, और 4-0 के बाद एक मौका ऐसा आता है कि गोल लाइन क्लियरेंस था, वो गोल अवॉर्ड नहीं होता, अदरवाइज स्कोर वुड हैव बीन 4-2. लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना, एक जिसे कहते हैं कि आर्सेनल की इस मैच के अंदर अप्रोच ये नहीं थी कि एक गोल कर दिया फिर उसके बाद सेट बैक करें या ट्रैक बैक करें. दे जस्ट वांट टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द अदर टीम्स इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स. So I think floodgates opened in the second half. Second half. मजे की बात ये थी कि इस मैच के अंदर दोनों टीमों का जो XG था, आर्सेनल गोइंग 3.05 एंड एस्टन विला 2.67. कैसे देखते हैं लतीफ? यस अल्तमिश, एस्टन विला ने मतलब प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि मैटी कैश जो उनके राइट बैक थे वो भी नहीं थे, कमारा सस्पेंडेड थे, प्लस देयर वाज दिस अदर प्लेयर मिसिंग एज वेल फॉर आर्सेनल, वो फॉर एस्टन विला. और एस्टन विला ने ये भी कहा उनके मैनेजर ने कि ये 75 आवर्स के अंदर बर्मिंघम से लंदन 2 दफ़ा आना, बिकॉज ये भी उनके लिए अवे गेम थी, वो भी मतलब उन्होंने ब्लेम किया स्केड्यूल को कि इट्स नॉट ईजी फॉर देम. ऑन द अदर हैंड गैब्रियल की वापसी होती है एज अ स्टार्टर इस गेम के अंदर, एंड फर्स्ट स्टार्ट सिंस नवंबर सलीबा के साथ अपनी पार्टनरशिप रिज्यूम करते हैं. दोनों बॉक्सेस में ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करते हैं. डिफेंसिव बॉक्स में हमने उनका एक डाइविंग हेडर देखा जो उन्होंने टेलेमेंट्स का शॉट जो सेव किया, और फिर अटैकिंग बॉक्स के अंदर उन्होंने गोल भी स्कोर किया, बुलेट हेडर ऑफ कोर्स. ये आर्सेनल का 17th गोल था जस्ट फ्रॉम कॉर्नर्स इन 2025 एंड इस कैलेंडर ईयर के अंदर. एंड यूनाइटेड में जो रिकॉर्ड बनाया है कैलेंडर ईयर में कॉर्नर गोल स्कोर करने का, वो 18 है, 2012 में बनाया था. और उस जमाने में अल्तमिश कोई सेट पीस कोचेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था. तो द क्रेडिट गोज टू सर एलेक्स ऑफ कोर्स कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी टीम को 2012 में स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कॉर्नर से. और अब तो ओपन प्ले पे भी गोल कर रहे हैं. सेट पीस तो एक गोल तो होता ही है, लेकिन ओपन प्ले पे पिछले सीजन बहुत स्ट्रगल कर रहा था आर्सेनल. बिल्कुल बिल्कुल. ओपन प्ले से भी देखे ना, वो जो कर्लर आया हेसूस का जबरदस्त, और रोबर्टो कार्लोस के गोल्स देखने के बाद इसको कर्लर बोलने का दिल नहीं चाह रहा. ये तो लग रहा है एक रेगुलर शॉट था. बिल्कुल सही. Let's listen to what Arteta had to say about this match as well and the form of this team. That was Arteta looking quite satisfied, and why not? क्योंकि उसके फौरन बाद जो है सिटी का मैच होता है जो वो ड्रॉ करते हैं सनडरलैंड के साथ 0-0. ऑल्दो सिटी ने काफ़ी अच्छा वो मैच खेला था, काफ़ी डोमिनेट भी किया, बट उसको सनडरलैंड को वो ब्रेक डाउन बिल्कुल नहीं कर सके. और अर्लिंग हालैंड का नया रिकॉर्ड बन गया है कि अगेंस्ट 23 प्रीमियर लीग टीम्स जिनके साथ उन्होंने खेला, ही स्कोर्ड अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, बट ये वाहिद टीम है जिसके खिलाफ वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे. कैसे देखते हैं टाइटल रेस? एंड आर्सेनल के पास अब एक क्वेश्चन मिल गया उनके 4 पॉइंट्स का. देखिए, एक तो सनडरलैंड जो है वो होम पे अनबीटन है, और बड़ा मुश्किल है उनको 10 मैच, ये रिकॉर्ड है ये सिंस 92 शायद इन द प्रीमियर लीग के 10 मैचेस कंसेक्यूटिव एट होम वो अनबीटन रहे. आई मीन मैसिव जॉब सनडरलैंड के जो मैनेजर है उनको क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह से वो इस टीम को लेके आए हैं चैंपियनशिप से यहाँ पे और इतने कंपैरेटिव बनाया है, खासतौर पे अपने होम पे. तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टीम टू एक्चुअली प्ले अगेंस्ट. चेल्सी के अगेंस्ट रिजल्ट निकाला, बाकी हमने देखा आर्सेनल के साथ ड्रॉ, लिवरपूल के साथ ड्रॉ. तो सनडरलैंड इज नॉट द सेम सनडरलैंड जो कि हम चैंपियनशिप में देखते थे. और अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ तो सनडरलैंड ने डोमिनेट किया है. सिर्फ 2 शॉट्स सिटी को मौका मिलता है फर्स्ट हाफ के अंदर, और ब्रॉबरी जैसा प्लेयर है वो बिल्कुल आउट मसल करता है लुइस डियास को. और बड़ी फिजिकल गेम खेली, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट रहे. सेकेंड हाफ के अंदर हमने देखा बहुत सारे चांसेस क्रिएट हुए, डोकू के हुए, रियंडर्स के हुए. हालान को बहुत एक तरीके से अपने पॉकेट में रखा हुआ था मुकियली ने. और मैं समझता जो 60 यार्ड्स पे जो 2-3 मिसिंग हुई हैं, वो वहाँ पे गोल आना चाहिए था, बट वो नहीं आता. एंड इट्स अ ड्रॉ फॉर सिटी, और अब 4 पॉइंट्स का गैप खुल गया है अगेंस्ट आर्सेनल. और आई थिंक दे मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, बट सनडरलैंड आई थिंक दे डिजर्विंगली उनके पिछले 2 मैचेस भी ड्रॉ गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी एटलीस्ट वो 1 पॉइंट जरूर डिजर्व करते हैं, क्योंकि 1-2 चांसेस उनको भी ऐसे मिले थे जिसमें दे कुड हैव इवन वन द मैच. बिल्कुल. आई रियली होप, मुझे उनकी याद थोड़ी सी आ रही है शेफील्ड यूनाइटेड की,
जब वो प्रमोट होके आए थे एंड हैड अ फैंटास्टिक सीजन, और फिर अगले सीजन के बाद वो नहीं उसको मेंटेन कर सके, उनकी थोड़ी सी याद आ रही है। बट कैसे देखते हैं अब इस टाइटल रेस को? क्रिस वाइल्डर्स की वो टीम थी, वो फर्स्ट हाफ पोजीशन में उन्होंने फिनिश किया था, पर सेकंड सीजन बेचारे रेलेगेट हो गए थे। इस सीजन अल्टीमेट इस स्टेज के ऊपर 6 प्लेयर्स सनडरलैंड के एफकॉन के अंदर हैं। दे आर द टीम हार्डेस्ट हिट बाय एफकॉन, मतलब सारे 6 के 6 स्टार्टर्स नहीं थे वो, लेकिन फिर भी बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। एंड ऑब्वियसली जैसे उस्मान ने बताया, एट होम दे हैवंट लॉस्ट एट ऑल, which is amazing, and they उनकी मैं भी पढ़ रहा था, they had the shortest odds to get relegated, मतलब वो short favorite थे relegation के लिए। कोई सोच नहीं सकता था कि वो इस किस्म का मतलब अपनी जगह बनाएंगे। एंड मतलब डेफिनेटली 160-170 मिलियन खर्च किए विंडो के अंदर उन्होंने, लेकिन भाई बहुत क्लब्स ने किए हैं, बट टू स्पेंड इट सो वेल एंड टू स्पेंड इट सो इफेक्टिवली कि भाई इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं सारे प्लेयर्स, ऑल क्रेडिट टू सनडरलैंड। एंड उसके अलावा अल्टीमेट सिटी दे ट्राइड, just didn't work out. They had a lot of chances as well. 2 इंजरीज हमें देखने को मिली, निको गोंजालेस, उसकी वजह से रॉड्री आते, रॉड्री का आने से गेम चेंज होती है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। समीनियो आल्सो गॉट इंजर्ड, सो लेकिन ऑब्वियसली सिटी हैज अ बिग स्क्वाड, एंड समीनियो की भी अभी हम न्यूज़ आ रही है कि ही इज ऑन हिज वे टू सिटी, अब शायद वीकेंड पे होंगे या उस थोड़े दिनों बाद होंगे, लेकिन इट्स डेफिनेटली गोना हैपन। But what a brilliant midfield pairing between Xhaka and Lafi. Yeah, I think Enzo Life. I think one of the best midfield pairing other than अगर हम आर्सेनल की बात करें तो सनडरलैंड की, और वो बिल्कुल कोई मौका नहीं देते किसी भी किस्म के ऑफेंसिव अटैक को। इवन द गोलकीपर जो उनके सेव्स थे इस मैच के अंदर, द सनडरलैंड गोलकीपर, बिल्कुल उनकी स्टॉक बढ़ गया। अभी ट्रांसफर में विंडो में बात हो रही है कि मे बी somebody is going to go for this goalkeeper now. यस बिल्कुल सही। नजर डालते हैं बाकी रिजल्ट्स के ऊपर जो मिडवीक में हुए इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। चेल्सी बॉर्नमथ के मैच 2-2 से ड्रॉ रहता है, जिसके बाद एंजो मैरेस्का घर जाते हैं एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने होम पे हारता है टू एवर्टन। वेस्ट हैम और ब्राइटन का मैच भी ड्रॉ रहता है, आर्सेनल का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड वुल्व्स ऑल्सो 1-1 ड्रॉ, जैसा लतीफ़ ने हमें याद दिलाया कि गैरी नेवल कहते हैं द हार्डेस्ट लॉस फॉर यूनाइटेड। क्रिस्टल पैलेस एंड फुलम, दिस इज द लोकल लंदन डर्बी, द साउथ वेस्ट लंदन डर्बी, ये 1-1 गोल से बराबर रहती है। लिवरपूल लीड्स का मैच भी बराबर रहता है, कोई गोल यहाँ नहीं हो सका। ब्रेंटफोर्ड टॉटनम के वहाँ भी कोई गोल नहीं हुआ, एंड सनडरलैंड सिटी का भी इट्स अ 0-0 ड्रॉस। लॉट्स ऑफ ड्रॉज ओवर दिस फेस्टिव पीरियड इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। इसके साथ साथ अगर हम टेबल्स के भी सूरत हाल देख लेंगे, टेबल्स की क्या इस वक्त पोजीशन है, अगर हम प्रीमियर लीग की बात कर लें, ऑफ कोर्स आर्सेनल जो है टॉप पर है, उनके पास अब 4 पॉइंट का क्वेश्चन आ चुका है बिटवीन देमसेल्व्स एंड सिटी। उसके बाद इट्स एस्टन विला एंड फिर है लिवरपूल 6 पॉइंट बाद, and then you have Chelsea, United, Sunderland, Everton and Crystal Palace in the top 10. Bottom half में Wolves 3 पॉइंट में सारे फेरिस्त हैं, Burnley and then West Ham United. Spanish La Liga जहाँ पे इस वक्त ब्रेक है, Barca and Real Madrid sharing the top 2, लेकिन 4 पॉइंट का फ़र्क है between them as well. Hansi Flick कह रहे हैं they definitely need to do some spending in the January transfer window. How will they do that? Nobody knows. एंड बायर्न म्यूनिख यहाँ पे टॉप पर हैं और 9 पॉइंट का फ़र्क है, तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी खैराबाद कह देना चाहिए इस लीग को। बट हैरी केन को देखते हुए मज़ा आ रहा है जिस तरह से वो गोल स्कोर कर रहे हैं। एंड यहाँ सबसे तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, इंटर, AC, नेपोली एंड रोमा, 1-1 पॉइंट के फ़र्क से जो है यहाँ हर वक्त हर मैच डे पे जो है पोजीशन चेंज हो जाती है टेबल की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लीगा, यहाँ पे ये भी ब्रेक चल रहा है, लॉन्स जिस वक्त टॉप पर हैं, 1 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन दैम एंड PSG, हु वुड हैव थॉट। ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त टॉप 5 लीग्स की इन यूरोप। एंड ओवर द वीकेंड एनी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आप देख रहे हैं या द स्टेटस को टू मेंटेन, एंड यू सी द टाइटल रेस स्टिल कंटिन्यूइंग इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग? देखिए जिस तरह के ये जो एक फिक्सचर कंजेशन है उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादातर बहुत कॉशियस अप्रोच ही नज़र आ रही है अदर देन एक आर्सेनल के रिजल्ट की। तो आई सी अगैन आई वुड सी, क्योंकि रोटेशन भी होगी स्क्वाड के अंदर, मुझे लगता है एक लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, ज़्यादातर ज़रा कॉशियस अप्रोच होगी। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पीरियड बिकॉज ऑफ कोर्स ये ऐसा टाइम होता है साल का कि जिसके अंदर अब एक सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन अब आप इसको कह सकते हैं। बट वन मैच आई थिंक कि लिवरपूल फुलहम के अंदर आई रियली होप कि लिवरपूल वुड गैदर सम पॉइंट्स एंड गेट बैक टू देयर विनिंग वेज अगेन।
I wonder why you hope. जी लतीफ. तो मैं कहता हूँ कि भाई प्रीमियर लीग में इतने ड्रॉज हो रहे हैं, गोल्स नहीं हो रहे, एक्साइटिंग फुटबॉल अगर किसी ने देखना है, अभी सैटरडे से एफकॉन के राउंड ऑफ 16 के मैचेस शुरू हो रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी द टूर्नामेंट टू रियली बी एंटरटेन्ड, बिकॉज वो नॉकआउट कॉम्पिटिशन है, एवरीबडी इज गोना गो फॉर इट. एंड द डाई टू वॉच इज आई थिंक अल्जीरिया वर्सेस कॉन्गो, वो बहुत अच्छा होगा. ऑब्वियसली मोरक्को का मैच है. एक्साइटिंग मैचेस वहीं पे ही देखने को मिलेंगे. मैं कहता हूँ फोकस छोड़ें प्रीमियर लीग से, आए बिल्कुल राउंड ऑफ 16 के अंदर मजा आएगा. हमें तो आपको पकड़ कर यहीं रखना पड़ेगा, पता नहीं शायद हम नजर आएंगे. उस दिल तो बहुत है उस फैन की तरह आप भी खड़े हुए होंगे वहाँ पे 90 मिनट किक ऑफ का झंडा लेके. यस बिल्कुल. थैंक यू उस्मान, थैंक यू लतीफ, और आप सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी ऑन मंडे. टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.